रिपोर्टिंग बिहार कंपटीशन आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में आपको संविधान का कुल देखिए कितना भाग है, 22 भाग है। ठीक है, और इसमें से हम लोग अब तक कर चुके हैं भाग 4A तक, जिसमें हम लोग पढ़े हुए थे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। पिछले वीडियो यानी कि कल आप लोगों को मिल गया है, अपलोड कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कितना, भाग 5। देखो, बिहार में जो भी कंपटीशन होगा बिहार, और वहाँ पे यदि राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा तो राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, और इससे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है उसका भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो, कोई भी कंपटीशन को फेस करोगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको उस टॉपिक से आपका क्या होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए। यदि थ्योरी आपका नहीं हुआ है और आप बहुविकल्पीय या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, और जिस कारण क्या होगा कि आप डिमोटिवेट होइएगा, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये फ़ोटो हम इसलिए लगाएं ताकि क्या हो कि जो भारत को आज़ाद करवाने में जिन लोगों का योगदान था, सहयोग था, उन्हें हम हमेशा क्या करें, अपने दिलों में संजो के रखें। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ एक पद का धारण नहीं करते हैं। ठीक है, ये भारत की आत्मा की आवाज़ है, और राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक शिखर पर विराजमान करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का देखिए, इनका फ़ोटो हम क्यों लगाएं, ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है प्रथम, कोई भी विषय आता है, कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस क्षेत्र से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र साहब का नाम लीजिएगा। ठीक है, और वर्तमान की बात देखिए, ये तो प्रथम हो गए। जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला राष्ट्रपति कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और वर्तमान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, तो वर्तमान में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये है, और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति, कितने इनसे पूर्व में राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इनसे पूर्व 14 बन चुके हैं, और ये अभी 15वें हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 10वें नंबर पे कौन व्यक्ति बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये महामहिम है, राष्ट्रपति जी हैं हमारे भारत के। ठीक है, मुर्मू जी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो राष्ट्रपति का जब भी बात आता है तो भारत में राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है, और इन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि संसद शब्द जब भी आप सुनते हैं, संसद शब्द, तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि सिर्फ जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या फिर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं सिर्फ वही होते हैं संसद। नहीं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी संसद के अभिन्न अंग हैं। क्यों? क्योंकि वो जब तक किसी संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो बनाया जाता है कोई कानून, जब तक इनका कंसेंट नहीं मिलेगा, जब तक इनकी क्या होगा, हस्ताक्षर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट को संविधान के संरक्षक। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी कि देश में जो तीनों सेनाओं हैं उनके प्रमुख यही है। कौन? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक भाग 5 में जिक्र किया गया। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का प्रावधान भारत में किस देश से बोरो किया गया, बोरो मतलब उधार लिया गया है, या फिर किस देश से भारत इसको अधिग्रहण किया है, तो आपका क्या जवाब होगा, यूएस से।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। भारत के राष्ट्रपति कोई व्यक्ति यदि बनना चाहता है, ठीक है, भारत का यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो योग्यता होना चाहिए। तो क्या उसके लिए योग्यता होना चाहिए? प्रथम कि वो भारत के क्या हो, नागरिक हो। ठीक, दूसरा ये हो कि उनका उम्र कम से कम कितना, 35 वर्ष की हो। ठीक है, 35 वर्ष के आयु के हो, क्योंकि देखिए उतने बड़े पद को ग्रहण करने के लिए उस व्यक्ति का मैच्योर होना, जीवन का अनुभव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य बनने की उनके पास क्या हो, योग्यता हो। वास्तव में राष्ट्रपति जो होते हैं वो ना तो लोकसभा में बैठते हैं ना ही राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, इसके बावजूद क्या होते हैं, वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अभी आपको कुछ देर पहले बताएं, मगर क्या वो बैठते तो नहीं है, वो लोकसभा में बैठते नहीं है, राज्यसभा में बैठते नहीं है, मगर सांसद तो वो भी हैं। तो इसलिए उनका क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य बनने योग्य उनके पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। ठीक है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को देखिए समय समय पे आवश्यकता पे से क्या किया जाता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया कि आप किसी कंपनी का आप ओनर ना हो, शेयर ना हो, तो ये होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार होता है। तो इलेक्शन पद्धति का बात कीजिएगा तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इन द सेंस जो सामान्य जनमानस है, जो आम लोग हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनके लिए जो व्यक्ति भारत के लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर भारत के अन्य जो 28 राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ पे जो चुन के जाते हैं, निर्वाचित होके जाते हैं, तो उनको ये राइट होता है कि वो क्या करे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करे, वोटिंग करे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का यदि बात कीजिएगा तो भारत में जो चुनाव होता है वो भी अल्टीमेटम क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मगर जब आप प्योर डेमोक्रेसी का बात कीजिएगा तो पूरे वर्ल्ड में प्योर डेमोक्रेसी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे जब आवश्यकता पड़ता है तो वहाँ के प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, आम जनता के द्वारा उनके पदों से उनको हटा दिया जाता है, यानी कि उनको रिकॉल कर लिया जाता है, उनको बुला लिया जाता है। तो भारत में भी क्या था, आपको प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी तो नहीं है, डायरेक्ट क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आम जनता को वोट देने का एटलीस्ट अधिकार दिया गया है भारत में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, तो जब राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, तो इसके लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, तो जो इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं तो उनको ही क्या किया जाता है कि उनको मत देने का अधिकार। इनका मत देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हम आपको बताएंगे STVS के बारे में। ठीक है, तो संसद का दोनों सदन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा कौन, लोकसभा, एक हो जाएगा लोकसभा जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन होगा, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा संसद कहलाए। मगर आपसे यदि कोई सवाल यदि पूछ दे कि संसद में क्या भारत का राष्ट्रपति आता है, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि हाँ, भारत के राष्ट्रपति संसद में सम्मिलित है, क्योंकि आपको बार बार बताएं कि जब भी उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, सिग्नेचर नहीं किया जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, नियम या अधिनियम क्या होगा, वो शक्ति में नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो संसद के दोनों सदन के लोग देंगे वोट, कौन, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे और जो लोकसभा के सदस्य होंगे। इसके साथ ही सभी राज्य, यानी कि जितना भी राज्य है जो समान है, यानी कि केंद्र शासित राज्य ना हो, जैसे कि 2019 में क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, तो उसमें क्या किया गया कि लद्दाख और
कश्मीर को बनाया गया। तो कश्मीर में तो देखिए क्या हुआ है कि आपको कुछ महीने पहले वहाँ पे चुनाव करवाया गया, ठीक है, मगर अभी भी वो क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जस्ट लाइक इसकी तरह दिल्ली के तरह, ठीक है। तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति जो क्या हुए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, ठीक। यदि कोई जो क्या होगा कि कोई व्यक्ति यदि मनोनीत होगा, यानी कि गवर्नर साहब के साथ, गवर्नर के तहत गवर्नर साहब किए होंगे, या फिर क्या होता है, राष्ट्रपति खुद किए होंगे। जैसे राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी क्या है कि राज्यसभा में वो 12 लोगों को, राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और किस आधार पे, तो ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। और लोकसभा में 2 था, लेकिन क्या हुआ कि जब SC/ST एक्ट और एंग्लो इंडियन एक्ट को क्या किया जा रहा था, उसमें संशोधन किया जा रहा था, तो ये बोला गया कि अब एंग्लो इंडियन का 2 पद जो होगा लोकसभा में, अब उसका आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो निर्वाचित, जो मनोनीत व्यक्ति होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके द्वारा मत नहीं दिया जाएगा, ठीक। और इनका चुनाव जो होता है उसमें मत किस प्रकार का दिया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, आप इसको देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति का नाम है एक्स, दूसरा का नाम है वाई और तीसरा का नाम है जेड। ये तीनों व्यक्ति अभी मान के चलिए चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति के लिए, ठीक। तो तीनों व्यक्ति चुनाव में लड़े। अब मान के चलिए कि यहाँ पे पांच व्यक्ति है जो क्या करने वाला है, मत देने वाला है। तो आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन व्यक्ति इसमें से राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो आप बोले क्या कि यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम चाहते हैं कि एक्स पहले आए, और एक्स यदि नहीं आ पाए तब क्या हो कि वाई आए, और वाई भी नहीं आए तब क्या हो, जेड हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या किए, वरीयता दिए। तो जब जो इस प्रकार का पांचों व्यक्ति वरीयता दिए, मान के चलिए एक्स को 4 लोग चूज किए कि हम चाहते हैं एक्स राष्ट्रपति बने, एक्स राष्ट्रपति बने। तो 4 व्यक्ति यदि वरीयता दिया तो क्या किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि मैक्सिमम वोट परसेंटेज किनको मिला, ठीक है। 50% कौन क्रॉस कर रहा। यदि इस प्रकार का व्यवस्था वहाँ पे कायम होता है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, जिनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा उनको विजय घोषित कर दिया जाएगा। और यदि नहीं होता है तो फिर क्या किया जाएगा, जिनका सबसे कम मत, जिनको यानी कि सबसे कम वरीयता दिया जाएगा, यानी कि जिसको सबसे कम पसंद किया जाएगा, उसके मतों को क्या किया जाएगा, इन दो एक्स और वाई के बीच में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ठीक। और ये व्यवस्था चलते रहेगा जब तक कि एक व्यक्ति क्या हो, पूर्णतः विजय घोषित ना हो जाए, ठीक है। तो यही होता है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है, ठीक। आपको मतलब ये हो गया कि आपको यदि कोई व्यक्ति, आप पॉपुलर हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो क्या होगा, वो आपको वरीयता नहीं देगा, पर आपको चाहेगा ही नहीं कि आप 1 नंबर पे बनिए, वो कहेगा कि आप हो सकता है लास्ट में आइए, तीसरे नंबर पे, तो वरीयता आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप वहाँ पे मतलब चुने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यही है ये। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोलिएगा तो इसका जिक्र किया गया भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 से लेके 51 में, ठीक है। 5 वर्षों का होता है। कितना होता है, 5 वर्षों का। जैसे देखिए कि वर्तमान में मुर्मू जी हैं, तो मुर्मू जी से पहले कौन थे, कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी थे। और रामनाथ कोविंद से आपको एक बात और बता देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रपोजल आया तो वो किनके समिति में, किनके अध्यक्षता में हुआ, तो वो कौन है, रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में यदि आपको पूछेगा तो आप कोविंद जी का नाम याद रखिएगा, ठीक। तो इसका समय काल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और जब यदि मान चलिए कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो, वो उनको मतलब उस पद पे काम करने का इच्छा नहीं हो, तो वो क्या करेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होंगे उनको संबोधित करके एक पत्र दे देंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति भारत के कौन है, तो आप जगदीप जी धनखड़ का नाम याद रखिएगा। जगदीप जी धनखड़ का नाम एक कारण से और याद रखिएगा कि ईरान में क्या हुआ कि ईरान के जो मोहम्मद रईसी जो थे राष्ट्रपति, तो वो आपको एक जगह जा रहे थे क्या करने के लिए, बांध का उद्घाटन करने के लिए। तो उनका क्या हो गया,
विमान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया, तो उनके मृत्यु जो हुआ, तो फिर उनको क्या हुआ, श्रद्धांजलि देने के लिए जो आयोजन का सभा किया गया था, तो उसमें क्या हुआ था, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप जी धनखड़, तो वो शामिल हुए थे। तो कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि यदि किसी देश में हमारे राष्ट्र के जो बड़े पदों पे हैं, जैसे कि विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों का जब किसी देश में क्या होता है, विजिट होता है, तो उनसे जुड़ा हुआ घटना के बारे में करंट अफेयर में पूछ लिया जाता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हम ये क्या कर दिए साथ में आपको बताते चल रहे हैं। साथ में राष्ट्रपति को यदि क्या किया जाए, उनको पद से हटाया जाए। ठीक है, राष्ट्रपति को यदि आप राष्ट्रपति के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोशन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि उसका कुछ आधार होना चाहिए, किस आधार पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता, तो उसको हटाने का आधार क्या होगा, संविधान का उल्लंघन। ठीक है, और तब क्या होगा, सांसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों सभा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्या किया जाता है, विशेष बहुमत से बिल को पारित किया जाता। और एक चीज और बात याद रख लीजिए, राष्ट्रपति को हटाने से पूर्व क्या किया जाता है, 14 दिन पूर्व का उनको नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपको, ठीक है, ये इम्पीचमेंट जब उन पे लगाया जाता है महाभियोग, तो राष्ट्रपति जी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन लाने वाले हैं। ठीक है, और उनसे ही परमिशन लिया जाता रहता है। ठीक है, एक चीज और कि राष्ट्रपति का चुनाव में एक चीज आपको हम नहीं बता पाए कि राष्ट्रपति का जब भी आप चुनाव लड़िएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए 50-50, यानी कि 50 लोग ऐसे हो जो प्रपोजल दे और 50 लोग ऐसे हो जो समर्थन दे, और ये 50 लोग कोई आम जनता नहीं होता, ये सांसद होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का शक्ति। तो राष्ट्रपति देखिए, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उनको गिना जाता है। ठीक, और वो तीनों सेना के क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, यानी कि कमांडर होते हैं। तो राष्ट्रपति को कुछ कुछ शक्तियां भी दिया गया और साथ में वो क्या, सांसद भी हैं। ठीक, तो इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, कार्यकारी शक्ति क्या है, ये अनुच्छेद आपको 53 से 75 में दिया गया। और इसमें देखिएगा कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यकारी ये क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उनके सलाह के लिए क्या किया गया है, मंत्रिपरिषद का स्थापना किया गया। और इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो भी होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक CNAG, मुख्य चुनाव आयुक्त और UPSC के अध्यक्ष का क्या किया जाता है, इनके द्वारा ही नियुक्ति करवाया जाता है। देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति का जब जो क्या होता है चुनाव होता है तो उसमें क्या किया जाता है, 50 प्रस्तावक। ठीक है, 50 प्रस्तावक रहता है और 50 क्या होता है, समर्थक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, उनके विधायकी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है। राष्ट्रपति तो खुद सांसद है, तो सांसद है तो उनको कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 79 में ये बात का जिक्र किया गया। वे संसद के सत्र को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, कभी भी क्या होगा कि संसद का सत्र को क्या किया जाएगा, यदि रोका जाएगा तो वो किनके द्वारा ही किया जाएगा, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कई बार क्या होता है, विधेयक पर हस्ताक्षर क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं और वहाँ पे वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी आपको जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे तो शुरू में आपको हम किसी का पिक दिखाए हुए थे, किन्हीं का फोटो दिखाए थे, किनका, हमारे भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का। ठीक है, तो उनके द्वारा एक बार क्या किया गया था, जब पोस्ट ऑफिस विधेयक आया था तो वो भी क्या किए हुए थे कि वीटो पावर का इस्तेमाल किए हुए थे। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी
टॉपिक पढ़िएगा, प्रधानमंत्री के बारे में जैसे पढ़िएगा तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, आप ये चीज़ जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और ये क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में संशोधन अधिनियम पर हस्ताक्षर करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। देखिए जब हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ करके क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, और राष्ट्रपति का बार बार जिक्र आने वाला अलग अलग जगह पे, ठीक है। इनको कुछ क्या है, न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर भी है, यानी कि जैसे न्यायपालिका कार्य करती है तो उस प्रकार का कुछ अधिकार इनके पास भी है, मगर इनका क्या होता है, न्यायपालिका से अलग तरीका हो सकता है कार्य करने का, ठीक। तो अनुच्छेद 72 में बताया गया कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी भी केस में क्या होता है, सजा मिलता है, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। तो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि उसको क्या करना, माफ़ करना है या फिर नहीं करना, ठीक। तो इनके पास क्या है, न्यायिक शक्ति है, जिसमें क्या है, दया याचिका पर क्या करते हैं, निर्णय लेने को इनको क्या है, शक्ति है। वो मृत्यु दंड यानी कि किसी को यदि मौत का सजा दे दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं कि उनके पास याचिका कर सकते हैं कि हम क्या किया जाए, हमको क्षमा कर दिया जाए। तो मृत्यु दंड माफ करने और साथ में उसको स्थगित करने यानी कि रोकने का भी अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है, निलंबन का अधिकार है, परिवर्तन का अधिकार है, और साथ में समन का भी उनके पास शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ और भी शक्तियां हैं। देखिए राष्ट्रपति क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं, भारत के सर्वोच्च पद को क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक। तो उनके पास बहुत सारा, एक तरह से ये समझ लीजिए कि उनके पास क्या है, असीम शक्तियाँ का तात्पर्य क्या है, उनको बहुत सारा जिम्मेदारी दिया गया। जब भी आप शक्तियाँ का बात होगा तो शक्तियाँ से आप यही समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति को, उस संस्थान को बहुत सारा कार्य दिया गया। जब भी आपको क्या होगा, बहुत सारा कार्य दिया जाएगा तो आपको बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा रिसोर्सेज, बहुत सारा मानव संसाधन दिया जाएगा, ताकि आप क्या हो, आप अपने कार्य को क्या करें, दिए गए समय में पूर्ण कर सके, ठीक है। तो आपातकालीन शक्ति के बारे में कहिएगा तो आपातकालीन शक्ति कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का बात कीजिएगा तो 25 जून को क्या किया जाता है, भारत में अब ब्लैक डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है कि 1977 में, ठीक है, क्या हुआ था, भारत में इमरजेंसी लगाया गया था, और वो उस इमरजेंसी के टाइम में ये कहा जाता है कि सरकार बिल्कुल क्या हो गई थी, निरंकुश हो गई थी, ठीक है। तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो वो किस में है, अनुच्छेद 352 में। राज्य आपातकाल, तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मणिपुर में सुनने में आया, क्या हुआ है कि राज्य में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे विधि व्यवस्था क्या हो गया है, बिगड़ गया है, यानी कि वहाँ के वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो समान रूप से चालू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया है, वहाँ पे अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया। तो इससे क्या होगा, राज्य में आपातकाल लग जाएगा। और एक वित्तीय आपातकाल है कि अनुच्छेद 360। देखिए ये तीनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ठीक है। लास्ट कौन है, वित्तीय आपातकाल। जब भी जैसे कि क्या हुआ कि 1999 में भारत का क्या हो गया, कारगिल युद्ध हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ हो गया, 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया। जब ऐसा समय काल था तो एक तो भारत नया क्या हुआ था, नवजात था, खुद ही नया आज़ाद हुआ था, और क्या होने लगा, युद्ध होने लगा चारों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से। तो जो हमारा आर्थिक स्थिति था क्या हो गया, और भी खराब हो गया। तो हमारे यहाँ वित्त का क्या होने लगा, कला होने लगा। और जब आप 1991 में क्या हुआ, जब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण जब जो आया, तो उस वक्त क्या हुआ कि भारत का स्थिति इतना ज़्यादा गंभीर था, इतना ज़्यादा बुरा था कि जो जानवर को जो गेहूं वगैरह खिलाया जाता है, ठीक है, वो गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं क्या हुआ, अमेरिका के द्वारा भारत को दिया गया, क्योंकि हमारा स्थिति उस वक्त इतना ज़्यादा बुरा हो गया हुआ था, ठीक है, कि हम उस समस्या से क्या कर पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। 1962 में भी जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो हम आर्थिक रूप से या फिर डिफेंस के रूप से इतना ज़्यादा मजबूत नहीं थे कि चाइना को क्या कर सके, कम्पीट कर सके या उसको बीट कर सके, ठीक है।
तो कई बार ऐसा समस्या आया, तो जब भी इस प्रकार का व्यवस्था आता तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, तो फिर भारत का क्या होने लगा कि जो चेहरा था यानी कि इसका जो तस्वीर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बदलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का विशेष शक्तियां। तो राष्ट्रपति का विशेष शक्तियां क्या है कि संसद में वो क्या कर सकते हैं, संदेश भिजवा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 86 में दिया गया। संसद के सत्र को संयुक्त बुला सकते हैं। यदि किसी भी बिल पे क्या हो, राज्यसभा और लोकसभा सहमत ना हो तो राष्ट्रपति को राइट है कि क्या करेंगे, उस दोनों को बुलवाएंगे, बैठवाएंगे, फिर कहेंगे आप विचार कीजिए और क्या होगा, दोनों को सहमति से कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो ये किस में दिया गया, अनुच्छेद 108 में। मनी बिल, जैसे कि आपको जीएसटी जब आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु और सेवा कर, तो उस वक्त क्या हुआ, किया गया था, इसको एज ए मनी बिल, इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ठीक है, तो मनी बिल का आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद किससे संबंधित है, आप बोलिएगा क्या, अनुच्छेद 110 से है। और संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी, जब भी भारत में कोई भी कानून बनेगा तो कानून बनाने का राइट किसको है, कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, लेजिस्लेचर को है। और लेजिस्लेचर जब बना देगी कानून तो संसद के, जैसे आपको पता है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों अंग है और साथ में क्या है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जब फाइनल डिसीजन दे देंगे तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, वहाँ पे कानून बन जाएगा, यानी कि वो संशोधन को मान्यता मिल जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि राष्ट्रपति का, जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति क्या कर दे, इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति को पे क्या हो जाएगा, महाभियोग लग जाए तो राष्ट्रपति हट जाएंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ऐसे समय काल में पावर का भैकम तो नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा कि उसको क्या करेगा, उस पद को संभाल ले। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट उनको बनाया जाएगा। ठीक है, और जब इनका मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे या महाभियोग लग जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव क्या किया जाएगा, 6 महीने के अंदर हर सूरत में करवा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कई बार लोग कहते रहते हैं क्या कि वो सिर्फ क्या है, रबर स्टंप है, पर वास्तविकता ऐसा नहीं, वो रबर स्टंप नहीं है। क्योंकि आप जब भारत के संविधान को पढ़िएगा तो राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, लोग क्या करते हैं कि जो सांसद हैं, ठीक है, उनको चुनते हैं, यानी कि चुनाव होता है, उनको चुनते हैं और वो लोग के प्रतिनिधित्व बन के लोकसभा में जाते हैं। यदि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को दोनों को सामान्य शक्ति दे दिया जाए तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पावर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो फिर उसमें ये वर्चस्व का लड़ाई हो जाएगा कि हम भी आम जनता के द्वारा क्या हुए हैं, चुन के आए हैं और आप भी आए हैं, तो फिर इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि सबसे ज़्यादा काम करने का क्षेत्र विषय किसको दिया जाएगा। तो इस पावर के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रपति को, देखिए, राष्ट्रपति को अलग प्रकार का शक्ति दिया गया, प्रधानमंत्री को अलग प्रकार का शक्ति दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति का उतना ही महत्व है देश में जितना क्या है प्रधानमंत्री का। तो कभी भी आपको क्रिटिसाइज में बोला जाए कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टंप है तो आप बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि उनको, राष्ट्रपति का कार्य क्षेत्र भी तो बहुत ज़्यादा है, उनके पास क्या है, न्यायिक कार्य करने का है, एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है, और ठीक है, साथ में विधायिका का है। तो आप क्या कीजिएगा, वैसे पॉइंट पे आप डिसएग्री हो जाइएगा। ठीक है, संविधान के अनुसार वह लोकतांत्रिक प्रणाली का रक्षा करने वाला एक क्या है, प्रमुख है। ठीक, आपातकालीन स्थिति में वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को संविधान का आत्मा और लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था सारा का सारा आपको आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से कवर कर लिया गया। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति को यदि एक एक शब्दों में यदि करके हम करें तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिर आपको याद करने में क्या होगा, समस्या होगा। मगर जो भी आपको जिस पॉइंट से क्या हो सकता है, सवाल बन सकता है, उसको सारा का सारा क्या कर लिया गया है, इसमें कवर कर लिया गया। कुछ पॉइंट देखिए, जैसे कि राष्ट्रपति क्या है, संविधान के संरक्षक है। ठीक है, इनका चुनाव कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, इनका समय काल कितना होता है, 5 वर्ष। इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और एक बात और बताते हैं कि राष्ट्रपति को जब हटाने का बारी आता है ना, तो जो व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत होते हैं ना, जो राज्यसभा के होते हैं
ठीक है, तो उनको भी क्या किया जाता है, उनको मौका दिया जाता है राष्ट्रपति को हटाने में, उनको वोट देने का। ठीक है, राष्ट्रपति के पास देखिए कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिका और आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 52 से 78 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखिए जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि हु वन पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऐसे समय में क्या होगा कि जब राष्ट्रपति को हटाने का बात आएगा तो उसमें कौन व्यक्ति भाग लेगा, उसमें भाग लेगा राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो, और जो लोकसभा के सदस्य होंगे और वो। और इसमें एक चीज़, एक कैच ये है कि इसमें जो पहले आप देखे होंगे कि विधानसभा के जो लोग थे, ठीक है, जो विधानसभा के लोग थे, अब वो क्या होते हैं, अब वो इसमें इंक्लूड नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब उनको मौका अब नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए जितना भी राज्य व्यवस्था से टॉपिक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे को कवर करवा देंगे रोज, और आपके एग्जाम से पूर्व ही पूरा को क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देखिए वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो बिल्कुल सहयोग कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कहीं पे किसी भी चीज़ का कमी लगे तो ठीक है, क्या कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया हुआ है, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट में जाइए तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, क्या कीजिएगा वहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा और आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, और इसका PDF क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC का हो या कांस्टेबल का हो, जो व्यक्ति थ्योरी नहीं करेगा और वो डायरेक्ट जाके क्या करे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे, तो फिर उनके साथ समस्या होगा, क्योंकि आपको थ्योरी मालूम नहीं रहेगा और हमको या किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम है कि किसी भी टॉपिक के किस सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए बिहार कंपटीशन के